तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टोरी में। दोस्तों आज करते हैं एक नए सिरे से नई कहानी के स्टार्ट। बात कर लेते हैं बिहार फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज के बारे में। तो ये बताना चाहेंगे इसका एग्जाम का डेट आप सभी के समक्ष बहुत ही कम समय बच गए हैं। रोजाना मैं 2 से 3 वीडियो के माध्यम से आप तक सारे सेट देने की प्रयास में लगा हुआ हूँ, ताकि आपको एग्जाम हॉल तक जाने में कोई भी कठिनाई या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यह सेट नंबर 10 से ऑलरेडी हम लोग 9 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा लास्ट के वीडियो में, और आपको आई बटन सभी जगह मिल जाएगा। आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। सेट जरूर कंप्लीट रूप से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से सारे सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए गए, सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, और कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाकर आपको पूरा कंप्लीट रूप से एक वीडियो बनाकर दी जा रही है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आए। क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा महासागर बताना है। सबसे छोटे लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। बहुत कम समय में आप लोगों को सारे क्वेश्चन देने की मैं प्रयास किया हूँ। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ताकि आप अच्छे से सीख पाओगे। संसार का सबसे छोटा महासागर बताना है तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है सभी के लिए। यहाँ पे आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा पूछता तो प्रशांत महासागर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा पूछा इसलिए आर्कटिक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह है कि यह ग्राम पंचायत का 1/3 सीट महिलाओं को भी दिया जाता है। तो 1/3 सीट महिलाओं को भी देते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन के तहत कहा जाता है कि उसी उपरांत आपको महिलाओं को भी 1/3 हिस्सा दिया गया था, कि आप लोग भी संविधान संशोधन या संविधान में भाग ले सकते हैं संसद में। अगली बात कर लेते हैं, पेशवा बाजीगर प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? यानी कि एक इलाका जो आपको कहते हैं उड़ीसा, जो कि बाजीगर प्रथम द्वारा नहीं जीता गया था। बाकी अब बुंदेलखंड और मालवा और गुजरात सभी राज्य को जीत लिए थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगली प्रश्न आपके लिए है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सभी जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी या कोई गांव के एक मुखिया भी हो, उनको भी एक शपथ ग्रहण लेना पड़ता है। तो सभी शपथ ग्रहण लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं सभी। यहाँ पे आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायपति भी न्यायाधिपति कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपको राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में पूछता है। कभी भी किसी भी आपको एग्जाम में पूछ देता है, तो यहाँ के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, तो यहाँ से राज्यसभा के 6 वर्ष, लोकसभा पूछता है तो 5 वर्ष करते थे, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न के आंसर करते हैं। 36 नंबर कह रहा है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम मतलब एक घटते क्रम में, तो सबसे पहले कौन होता है, कौन होता है, तो कौन होता है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन की, कि हुमायूं था, तो अकबर, तो जहांगीर, तब शाहजहां, तब औरंगजेब ऑप्शन हाथ में आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन के और सही हो जाएगा। राज अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स की शुरुआत किसने की थी? यहाँ पे क्वेश्चन टॉप है, लेवल हाई है। बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले साल वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगले प्रश्न की ओर चले। अगले प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, आप सभी को पहले ही मैंने बताया था कि घाटी से संबंधित और सभ्यता से संबंधित आपको एक क्वेश्चन टॉप है। किसी न किसी लेवल से एक क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग और अच्छे लेवल के हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। नहीं रटे होंगे तो समस्या आपको हो सकती है। आंसर निकल जाता है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? कौन कौन से महासागर जो है पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो बताएंगे सभी फटाफट। यहाँ पे आंसर आप सभी का आना चाहिए। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का तो आ जाएगा यहाँ पे अटलांटिक प्रशांत महासागर, दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। अटलांटिक छोटा और महासागर प्रशांत बड़ा महासागर के रूप में जाना जाता है। अगली प्रश्न की ओर चले और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं 40 नंबर, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, किसके जन्मदाता पर मनाया जाता है?
बात कर लेते चाचा नेहरू, जैसे आपको 14 नवंबर आपको जवाहरलाल नेहरू फॉर एग्जांपल सभी के लिए जन्म दिवस के किसी न किसी आपको बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं वृक्षारोपण जैसे, तो यहाँ पे आपको के.एम. मुंशी आपका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसके भी ऊपर ही क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पे वन महोत्सव मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब मनाया जाता है, हम इंतजार करेंगे। दफला तथा सीपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश से पाई जाती है? दफला और सीपो दोनों के बारे में पूछा गया है, तो किसी एग्जाम हॉल में आपको एक भी देखने को मिल जाता है, तो बट यहाँ पे दोनों दिया गया तो दोनों का आंसर कर लेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में ही दफला भी हो जाएगा, सीपो भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरल, केरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो होता है केरल से संबंध रखता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहीं पे तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तुज्जू दारा भारत के किस देश से मिलाता है? तो बात करें तो तुज्जू दारा जब संबंधित है तो 43 नंबर क्वेश्चन का म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार को तुज्जू दारा जो है भारत और म्यांमार को मिलाने वाली एक रेखा है, जो कि तुज्जू दारा के रूप में जाने जाते हैं। अब इंदिरा कॉल पॉइंट और इंदिरा पॉइंट सीधे नॉर्मल दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे बारह निकोबार। बारह निकोबार आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। अगली, भारत का सबसे लंबा बांध, हमने बांध से भी संबंधित बताया था कि बांध से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देख लेना है एक लाइन में, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए, रोना पड़ जाए, इसलिए मैं बताते रहता हूँ। जो नोट कर लीजिए, कहीं से भी आप उसको पढ़ डालिए। तो बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आंसर निकल रहा है हीराकुंड बांध, जो होता है लंबा बांध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न बात कर लेते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से पुकारते हैं? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा सियाल। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सियाल आपका बिल्कुल राइट और करेक्ट हो जाते हैं। अगली प्रश्न यही बात कर लेते हैं, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में भागवत गीता को भी अनुवाद किया था, तो किसने? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, भागवत गीता अंग्रेज विदेशों में भी चर्चित थे। 47 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे चार्ल्स विल्कन्स हो जाएगा। चार्ल्स विल्कन्स से आपका बिल्कुल सही जगह, जो कि 47 नंबर क्वेश्चन है। आप पूछेगा कब और किसके कार्यकाल में? तो बात कर ले वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1784 ईस्वी में इन्होंने चेंज किया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगली प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? विदेशों में भी अपना दूतावास खोला था भारतीय शासक। ठीक है, तो भारतीय शासक कौन थे? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। तो टीपू सुल्तान हो जाएंगे, टीपू सुल्तान हो जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टीपू सुल्तान आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, वही संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अपनी प्राथमिक शिक्षा में लागू करने वाला बताना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद का। अनुच्छेद से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में रहने वाले हैं। आंसर आएगा अनुच्छेद 350 है। अपना एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, अगर आपको बिलीव करना है तो आप इसको रट सकते हैं जाकर सारे अनुच्छेद को। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपनी मातृभाषा को प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो अनुच्छेद 350 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिलता है? स्थल जो कहाँ से मिला? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। तो मोहनजोदारो कर दीजिएगा, मोहनजोदारो आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। और कठोर अनाज स्थल कर रहा है, यानी कि सबसे मजबूत और तगड़ा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगले प्रश्न को मिलान करना है। ठीक है, यहाँ से आपको मिलान भी करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, मिलान कीजिए, फिर आगे बढ़िए ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। दोनों को मिलान करना है कि एनीमोमीटर किसको मापता है, सिस्मोग्राफ किसको मापता है, तो बैरोमीटर किसको मापता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनीमोमीटर की। 51 नंबर क्वेश्चन का, एनीमोमीटर किससे मिल जाता है? एनीमोमीटर आपको हवा का दाब को मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है। बैरोमीटर किससे मापता है? तो बात कर लेते हैं बैरोमीटर आर्द्रता को मापता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सॉरी,
बैरोमीटर, 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 ठीक है। और साइक्लोग्राम आपको दाब को मापता है। नहीं, क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साइक्लोमीटर हो जाएगा आपको, हाँ नहीं, यहाँ से आपको मिस है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे बैक करते हैं, लीजिए। हाँ, आ जाइए सभी। साइक्रोमीटर को यहाँ से हम लोग अर्धता बना देते हैं और यहाँ पे बैरोमीटर को दाब बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 52 नंबर, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा जाता है? अपने आप को बंगाल का शेर कहा जाता है। लगता है कि नवाब का नाती बनल है रे ससुरा, बंगाल का शेर भी कहा जाता था। आजकल के ज़माना में कोई बोलेगा, धज्जे उड़ा देगा उसको। आप भी इस क्वेश्चन का धज्जे उड़ाइए। आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चले। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था? तो सभी बताएंगे कि यहाँ पे भारत की यात्रा ह्वेन-त्सांग ने किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते, फिर से मिलान आई हुई है तो हमको मिलान कर लेना है। यहाँ से ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है, तो आंसर करते हैं सर्वप्रथम। इसको मिलान कीजिए कि किसमें किसका किस तरह से इसका जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि नाच गाना बाजा जैसे हम बताते हैं कि यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर एक का हो जाएगा तमिलनाडु का पोंगल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर असम की बात कर ली जाए, असम की बिहू हो जाती है। पश्चिम बंगाल का क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल का क्या होता है? ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। असम का बिहू हो गया, तमिलनाडु का पोंगल हो गया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का क्या हो जाता है? डोल पूर्णिमा हो जाता है। पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं केरल का ओणम हो जाता है, केरल का ओणम हो जाता है, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको डी नंबर होना चाहिए, बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है कि 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा है। 1942 में डेट याद कर लीजिए, 1942 में क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन निकला था 1942 में, जो महात्मा गांधी ने निकाले थे। अब बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, तो किसके शासनकाल में? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी निकल जाएगा लिनलिथ को, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब उसी के उपरांत निचला वाला क्वेश्चन हुआ, उसी के उपरांत है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो सभी को पता है 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 3 बार, ठीक है। कितना बार? 3 बार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कब से कब ये भी याद कर लीजिए, 1929 से 1936, 1937 से 1951 और 1853 से 1954, 3 डेट याद रखिए। बहुत बढ़िया। आप किस किस जगह ये भी रटिएगा, ये भी जान जाइए। जब भारत एक साथ थे तो उसी के उपरांत में लाहौर और लखनऊ के अधिवेशन में, अगली बार फैजापुर में, और लास्ट बार दिल्ली और हैदरा के बीच में, हैदराबाद जिसको बोलते हैं। अगली प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बौद्ध साहित्य लिखा था। हमने आपसे पहले भी कहा कि मेरे भाई, बौद्ध संबंधित आपको क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसको रट जाइएगा। रटे होंगे तो यहाँ पे आंसर कीजिए। साहित्य लिखा गया था किस किस राइटर में, यानी कि किस क्या बोलते हैं उसको, किस भाषा में? तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पाली हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अगले प्रश्न का आंसर, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किसकी है? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर राष्ट्रकूट का है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बलवान क्वेश्चन है भाई। अगली प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बाण भट्ट किसके दरबार में कवि थे? तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा है कि बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के राष्ट्रीय कवि थे, जो कि हरिश्चरित्र नामक पुस्तक लिखे थे।
अगली प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति जो होते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के साथ चले तो आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों दोनों संयुक्त रूप से चुना जाता है जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, जिसको स्पीकर बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। दोनों का बात सुनते हैं और जो भी डिस्कशन होते हैं उसका सही डिसीजन लेकर उनका जवाब देते हैं। जैसे कि दो वकील के बीच में बहस होती है, उसको सुलझाने वाला एक जज होता है, बिल्कुल वही होता है। तो इस तरह से आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को कंप्लीट रूप से पसंद आएगा। उम्मीद है पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और ओपन लाइव स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।